सो गाइस, ये केस स्टडी ये अक्टूबर नवंबर 2016 की केस स्टडी थी। ये केस स्टडी जो पास वेरिएंट 42 हमारा अपना वेरिएंट है। इसमें पहले जो बात कर रहा है बेसिकली केस स्टडी जो है मॉनेटरी स्टिमुलेट के ऊपर है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है। यहाँ पे आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ रिड्यूस यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलेट। कैसे रिस्क रिड्यूस हो सकता है व्हेन वी आर यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। So, the US Central Bank or the Federal Reserve announced in January 2014 that it would reduce its quantitative easing. Quantitative easing mean obviously बात है excess supply of money. Money supply जब बढ़ जाता है by cutting its monthly bond purchases by another 10 billion. It said that it was optimistic that the economy is about to start growing faster and there is underlying the strength in the wider economy. Basically it has set the interest rate near to zero. इंटरेस्ट रेट जो सेट किया है वो क्या है, नियर टू द ज़ीरो। जो इंटरेस्ट रेट बेसिकली सेट कर रहा है नियर टू द ज़ीरो। द पॉलिसी ऑफ द फेडरल रिजर्व, बेसिकली द पॉलिसी ऑफ फेडरल रिजर्व कंट्रीब्यूट टू अ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट। द पॉलिसी ऑफ फेडरल रिजर्व जो शो करती है वो क्या बोलती है, कंटिन्यूस क्या होती है, मैंने बात की शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं। टर्की फॉर एग्जाम्पल विच स्पेंड हेविली ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टर्की जो था वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था हेविली ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं उस पर इन्वेस्ट कर रहा। ट्राई टू बूस्टर इट्स करेंसी बाई राइजिंग इट इंटरेस्ट रेट टू अट्रैक्ट द फंड बट दिस डिड नॉट वर्क। क्या करने के लिए, अपना फंड को राइज करने के लिए, बट इतना फ़ायदा नहीं हुआ। The Federal Reserve, however, was thought to be unlikely to adjust its own policy in response to the problem in other countries unless it saw evidence that problems were affecting the US domestic economy. The problem जो थी basically affect कर रही थी US की economy पे बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, affect कर रही थी, क्योंकि affecting the US economy पे बहुत ज़्यादा affect कर रही थी. Indeed, the problem in countries such as Turkey may have made it easier for the Federal Reserve to reduce expenditure on bonds. जो कि सबसे अच्छा तरीका ये था अपने रिजर्व कम कर दें बॉन्ड्स पे। इन्वेस्टर सीक टू लिमिट देयर रिस्क एंड वर बिडिंग अप देयर प्राइसेस, बॉन्ड की प्राइसेस को बढ़ा रहा था। कॉन्ट्रैक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द फेडरल रिजर्व ग्रेजुअल रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ ओन परचेजेस, तो अपनी वॉल्यूम ऑफ ओन परचेज इफेक्ट होगा। द प्रोस्पेक्ट, अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ द प्रोस्पेक्ट से ऑफ फ्यूचर राइज इन US इंटरेस्ट रेट कॉज वरिंग डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, जिसके से डिक्लाइन हो सकती है इन्वेस्टमेंट बेसिकली इमर्जिंग मार्केट के अंदर। चाइना डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर आर्ग्यू दैट द US हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड इट्स ओन डोमेस्टिक कंसर्न, सेइंग वी होप दैट एज issuing country of the largest reserve currency is the world, the US should be mindful of the wider effect of the macroeconomic policy, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट और लो इन्फ्लेशन, प्राइस स्टेबिलिटी और बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। सो द डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर एडिट द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, जिसने बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम एडिट की है, जिसमें इन अ डेवलपिंग world are partially due to a lack of domestic reform. There is a supported by the British official who said that emerging economies had been helped by cheap money and advanced country, but this distinguished the need to follow the through on the fundamental reform in the some countries. Currencies of other countries such as India, Indonesia, Turkey, Brazil have been under the particular pressure because of the current account deficit. ये सारे countries कहते हैं under pressure थे क्योंकि करंट अकाउंट इनका डेफिसिट होने की वजह से। A US official said that a strong US growth is good for the global economy and responded to a criticism of the Federal Reserve. बेसिकली क्रिटिसाइज किया है और फेडरल रिजर्व जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे फेडरल रिजर्व हैंडलिंग ऑफ क्वांटिटी ईजिंग। आई थिंक दैट इट वुड हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है बेसिकली। डिमॉन्स्ट्रेट क्या कर रहा है, इसमें ये बात कर सकता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट basically demonstrate is that we have pursued
program policy that we believe ultimately good for the global economy, because when the US economy is growing, it help to provide a momentum more broadly. जब इकनॉमी क्या है, ऑब्वियसली बात है, ख़राब हो रही थी, तो ये एक मोमेंटम क्रिएट करती है जो कि इकनॉमी कैन बी बिकम अ ब्रॉडली की तरफ साइड जा सकती है, और जिसकी वजह से चांसेस क्या हैं, ग्रोथ के चांसेस बढ़ सकते हैं. सो गाइस, अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ें, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द मॉनेटरी पॉलिसी. तो बेसिकली हम ये जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है गाइस, एज वी नो कैन आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट, इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस्ड होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एंड मनी सप्लाई. मॉनेटरी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई के ऊपर बेस्ड होती है. सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई. मैंने बात की जो कि बेसिकली हम ए पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई. और बेसिकली गिव टू एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रॉम द आर्टिकल. दो एग्जांपल्स हम आर्टिकल की जो दे सकते हैं. एक आर्टिकल में जो बात बोली थी, कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली थी अगर देखा जाए, एक आर्टिकल में क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात करती थी. क्वांटिटेटिव ईजिंग इज़ द पॉइंट, और जिसमें आर्टिकल के अंदर बेसिकली इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी आपके सामने. इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी, इंटरेस्ट रेट की हम बात कर सकते हैं. और बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं, बॉन्ड की बात की थी यहाँ पे अगर देखा जाए. इस केस में बॉन्ड की प्राइसेस के ऊपर बात करता, बोला था एक्सपेंडिचर ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहा था, इन्वेस्टर को जो इफेक्ट करता. तो हम ले सकते हैं आर्टिकल की एग्जांपल जो दे सकता हूँ गाइस. मैंने बात की मॉनेटरी पॉलिसी, ये अगर हम इस ए पार्ट को पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव बनाऊँ मैंने बात की यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी से रिप्रेजेंट किया. मॉनेटरी पॉलिसी is based on interest rate से रिप्रेजेंट किया एंड मनी सप्लाई. Monetary policy is based on the interest rate and money supply. The example could be that example will be quantitative easing कह सकता हूँ, बॉन्ड प्राइसेस कह सकता हूँ, बॉन्ड पॉलिसीज कह सकता हूँ, एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर. सो मैंने एग्जांपल दी. तो कैसे पूछा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ए पार्ट हो गया हमारा. व्हाट इज मेंट बाय द इकोनॉमी इज अबाउट द स्टार्ट ग्रोइंग फास्टर. कैसे इकोनॉमी एक स्टार्ट ग्रोइंग फास्टर. एक्सप्लेन हाउ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कुड बी हेल्प टू अचीव दिस. कैसे इकोनॉमी जो ग्रोइंग फास्टर हो रही थी, इस मीन लाइक मैं ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द इकोनॉमी जो है बेसिकली द इकोनॉमी जो ग्रोइंग फास्टर जो हो रही थी, तेज़ी के साथ क्यों बढ़ रही थी ग्रोइंग फास्टर, ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट की वजह से. ड्यू टू अ इंक्रीज इन आउटपुट बढ़ने की वजह से इकोनॉमी क्या होती, ग्रो हो रही थी फास्टर. मैंने बात की डेट रिजल्ट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बढ़ रही थी. पहला पॉइंट मैंने बात की, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंक्रीज हो रही थी. आपके सामने देखो यहाँ पे अगर हम देखा जाए इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, यहाँ पे बोल रहा था इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक ऑब्वियसली बात है, डिप्टी इमर्जिंग मार्केट आर्ग्यू किया था. मैंने बात की जहाँ पे डोमेस्टिक कंसर्न था, जहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या होती, इंक्रीज होती है कंट्री के अंदर, जहाँ पे लिखा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में बहुत आ रही थी. मैंने बात की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस लाइक आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने बात की इकनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर ड्यू टू इन्वेस्टमेंट की वजह से एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होने की वजह से मैं बोल सकता हूँ, और बेसिकली और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग फास्टर. मैंने बात की द इकोनॉमी
आउटपुट चेंजेस, डेट इकोनॉमी आउटपुट क्या हो गए थे, चेंजेस हुए थे। फिर पूछा क्वेश्चन नेक्स्ट पे पूछे कंसिडर हाउ फार द रीजन सजेस्टेड एक्सट्रैक्ट could explain the pressure on the currency of India, Indonesia, Turkey, Brazil पे कैसा प्रेशर आता है। इंडिया, इंडोनेशिया, टर्की, ब्राज़ील पे हाउ फार की बात कर रहे हैं। बेसिकली इन चारों कंट्रीज़ पे कैसा प्रेशर आता है। मैंने बात की, लिंक क्या करूँगा, ऑब्वियसली बात है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, डेफिसिट पे जा आता। द बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, डेफिसिट पे जा आता। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इन डेफिसिट पे था। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट पे था, मैंने बात की, जिसकी वजह से डेट इंक्रीज द प्रेशर। डेट इंक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज द प्रेशर ऑन करेंसी, इंक्रीज द प्रेशर को बढ़ाएगा ऑन द करेंसी पे ऑफ इंडिया की, टर्की पे, ब्राज़ील पे एंड ब्राज़ील पे। ऑब्वियसली बात है, मैंने बात की जब डेट्स वाई, मैंने बात की डेट्स वाई फेडरल ने उसके रिज़र्व क्या हो गए थे, रिज़र्व रिड्यूस हो गए थे। फेडरल ने डिसीजन ये लिया था, बेसिकली अगर हम डिसीजन की बात करें, फेडरल का डिसीजन ये था, द फेडरल जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, फेडरल रिजर्व डिसीजन जो था, बेसिकली डिसीजन टू रिड्यूस दी बॉन्ड परचेजेस, उन्होंने बॉन्ड को कम परचेज करना शुरू कर दिया। और मैंने बात की एक वजह, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉब्लम कब आ रही थी, जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म करना कम शुरू कर दिए थे और बेसिकली बॉन्ड को कम परचेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा डेफिसिट पे जा रहा था। तो मैंने बात की एंड इकोनॉमिक एंड लैक ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म लीड टू अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट, लीड टू अ डेफिसिट पे जाता है क्या चीज़, इन दी करंट अकाउंट बेसिकली डेफिसिट पे जाता। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, पूछा कंसिडर हाउ फार द रीजन सजेशन एक्सट्रैक्ट कुड एक्सप्लेन द प्रेशर ऑन इंडिया पे, इंडोनेशिया पे, टर्की, ब्राज़ील पे कैसा प्रेशर आता। डी पार्ट सजेस्ट व्हाट अफेक्ट द फेडरल रिजर्व डिसीजंस टू रिड्यूस बॉन्ड बाइंग, कैसे रिड्यूस कर सकती है क्या चीज़ बॉन्ड की बाइंग को, रिड्यूस बॉन्ड बाइंग ऑफ बाय 10 बिलियन मंथ कुड हैव ऑन यूएस इकोनॉमी। तो जब बॉन्ड परचेजेस कम होंगी तो ऑब्वियसली बात है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब अगर देखा जाए तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जब बॉन्ड की परचेजेस क्या होंगी, कम होंगी, तो जिसकी वजह से बॉन्ड की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। जिसकी वजह से जब बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड का और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप कौन सा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये डी पार्ट है, इनवर्स कौन सा होता है, रिलेशनशिप होता है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड का क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, मैंने बात की इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, हम ये जानते हैं सेवर्स पे इफेक्ट आएगा। सेवर्स क्या करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे, स्पेंड कम होना शुरू रहेगा, कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मेरे पास एडीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बोरोर्स जो हैं वो क्या करेंगे, बोरोर्स जो हैं वो कम बोरो करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कॉस्ट ऑफ लोन ज़्यादा है, जिसके से इफेक्ट होगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट जो है फॉल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, जो कि आप नए प्रोजेक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या थी, ज़्यादा थी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट क्या करो, कम कर रहे हो।
कॉस्ट ऑफ बोरिंग के बढ़ने की वजह से, जो कि ऑब्वियसली बात है आपके नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगी ऑन दी ग्रोथ पे। आपकी ग्रोथ पे क्या आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा सर, इसकी वजह से, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस कंट्री का, मैंने बात की कंट्री में क्या नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि बेसिकली मैंने बात की करंट अकाउंट को डेफिसिट पे लेके जाएगी, करंट अकाउंट को डेफिसिट पे लेके जाएगी, जिसकी वजह से मैंने बात की आपकी कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका एक्सचेंज रेट, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक्सपोर्टेड गुड क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई हैं, और एक्सपोर्ट की जब प्राइसेस बढ़ गई तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, गुड्स की डिमांड फॉल हो जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड्स की डिमांड फॉल हो गई ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स की, गुड्स की डिमांड क्या होगी, फॉल हो गई ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स की। मैंने बात की आपकी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो आपके एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, गुड्स की डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया मेरे पास एक्सपोर्ट गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, फॉल हो रही है। जब गुड्स की डिमांड फॉल हो रही है तो जब गुड्स की डिमांड फॉल होगी तो प्रोडक्शन क्या हो रहेगी, एक्सपोर्ट गुड्स की कम हो जाएगी, डिमांड ऑफ लेबर क्या हो रहेगा, फॉल हो जाएगा, डिमांड ऑफ लेबर क्या होगा, फॉल होगा, जो कि बेसिकली मैं बोल सकता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा इकोनॉमी के। तो याद रखना बेटा, बॉन्ड की परचेज का कम होना, बॉन्ड की परचेज का में बॉन्ड की प्राइसेस का बढ़ना, तो ऑब्वियसली होता है ये एडवर्स इफेक्ट कर सकता है फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे। मैंने बात की इंटरेस्ट रेट रिड्यूस जो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, लेकिन क्या ओवरऑल मैं बात कर सकता हूँ, कंक्लूड क्या करूँगा, एवेल्यूएट क्या करूँगा, एवेल्यूएट ये करूँगा, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट का कम होना अच्छी बात है, जो कि इफेक्टिव है किसके लिए, मैंने बात की इकोनॉमी के लिए, इफेक्टिव है किसके लिए, फॉर द ग्रोथ के लिए। ठीक है, सब लोग आई होप से समझ आई होगी केस स्टडी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।